तो आपने एक सवाल ये पूछा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और उसका प्रारंभिक रूप में किस तरह से बचाव किया जा सकता है। तो देखिए, जिसको 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज हो गई है, उसकी खून की नसों में एक खास किस्म के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ये पूरी शरीर में होता है, सिर्फ आँख में नहीं होता है। मगर जब आँख की खून की नसों में ये चेंजेस आते हैं, उसके कारण ये खून की नसों से द्रव का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो इस चेंज को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो एक तो खून की नसों से रिसाव होना शुरू होता है, दूसरा खून की नस बंद होने लगती है, जो फार पेरिफेरी की कैपिलरीज जिसे बोलते हैं, उनमें खून का बहाव बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये आंख में क्या करता है, उस एरिया को डैमेज करने लगता है और नसों में क्या करता है, नसों की सेंसेशन खराब करने लगता है। इसीलिए जैसे पैर में चोट लग जाए तो आपको पैर का सेंसेशन ही नहीं होता कि चोट लगी है। उसी से फिर जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म आने चाहिए, वो डिफेंस मैकेनिज्म आपके एक्टिवेट नहीं होते, इसीलिए डायबिटिक फुट होना आसान होता है। न्यूरोपैथी डायबिटिक इसकी, तो ये जितनी कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल ये है, ये जो खून की नसें हैं, इनके अंदर ये डैमेज होने से ये चेंजेस आते हैं। तो 3 चीजें हो रही हैं। एक तो खून का रिसाव हो रहा है, दूसरा खून की नसों में खून का आना बंद हो रहा है, जिसको इस्कीमिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तीसरा जो मेन नेत्र बिंदु है, उसके पास द्रव आ जाता है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जिसको डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहते हैं, ये चीज होती है। सो इस्कीमिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक मैकुलोपैथी, तो इस्कीमिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक मैकुलोपैथी, और साथ में जो खून का बहाव बंद होता है, इसके कारण नई खून की नसें बननी शुरू हो जाती हैं और इसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये 3 मुख्य कारण हैं कि डायबिटीज में विजन का लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझना जरूरी है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी वर्ल्ड में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो इस चीज का इसीलिए प्रारंभिक तौर पे तो इसीलिए जरूरी है कि शुरू में ही हम इसको डिटेक्ट कर लें और पकड़ लें, अदरवाइज इसके अंदर फर्दर डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का हम लोग अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि जिसको भी डायबिटीज है वो कृपया करके अपने इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का बचाव कैसे किया जाए। अनफॉर्चुनेटली शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई आपको लक्षण नहीं होते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता पेशेंट को कि हमारी रोशनी में कोई कमी आ रही है या हमारी आंख में इतनी भीषण बीमारी होनी शुरू हो गई है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच अपने नेत्र विशेषज्ञ से जाके जरूर कराएं। जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज है, वो जब भी अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाए, वो कहे कि डॉक्टर साहब हमारी पर्दे की जांच अवश्य कर लीजिए, देख लीजिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, और यदि नहीं है तो भी साल में एक बार ये जांच होगी, फिर उसके बाद अवश्य। अगर 5 साल से कम डायबिटीज है आपको, तब ये इतनी जरूरी नहीं है। 5 साल से ऊपर जब डायबिटीज हो गई है तो साल में एक बार जांच करानी अवश्य जरूरी है। और यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है तो हो सकता है फिर वो डॉक्टर आपको 6-6 महीने पे या इवन उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली रेगुलर चेकअप के लिए बुलाएं और देखें कि आपकी आंख की कंडीशन कैसे चल रही है। तो एक तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि पर्दे की जांच करी जाती है, आंख में दवा डाल के मरीज के पूरे पर्दे की जांच करके देखते हैं कि पर्दे में कोई खून तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई रिसाव तो नहीं आ रहा है, एक चीज। दूसरा, आंख की पर्दे की फोटो खींचते हैं कि देखने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए यदि ये चेंजेस हो गए हैं तो कितने हैं, कहाँ पर है। बिकॉज अगर उसको 6 महीने बाद फॉलो अप करेगा तो किसी को याद तो नहीं रह सकता कि कहाँ पे क्या चेंजेस थे, इसलिए उसका एक रिकॉर्ड बनना आवश्यक है। तो इसलिए आंख की पर्दे की फोटो खींची जाती है। तो तीसरी जांच है वो है एंजियोग्राफी। तो अभी तक क्या होता था, एंजियोग्राफी में एक डाई जो है नस के अंदर इंजेक्ट करी जाती थी और इंजेक्ट करने के बाद आंख के पर्दे की फोटोज खींची जाती थी। उसमें तमाम फ्लैशिंग होती थी बराबर और काफी मरीज के लिए तकलीफदेह काम था। अब जब से एंजियोसिटी आ गया है तो इस चीज की जरूरत कम पड़नी शुरू हो गई है। अभी तक एंजियोसिटी की लिमिटेशन क्या थी कि इस पर्दे का सिर्फ सेंट्रल पार्ट, ये सिर्फ सेंट्रल पार्ट को ही वो का चित्र खींच पाता था। अब जो लेटेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल एंजियोसिटी आ गया है,
उसके साथ फायदा ये है कि हम एक ही शॉट में 130 डिग्री का पूरा एरिया एक बार में कवर कर सकते हैं। और उसके कारण पेशेंट के लिए अब ये जो एंजियोग्राफी का पुराना टेस्ट होता था, जिसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता था, डाई का इंजेक्ट करना पड़ता था, आंख में फ्लैश से फोटोग्राफ खींचनी पड़ती थी, वो सारी की सारी तकलीफ खत्म हो गई है। और अब सीधे के सीधे आप सिंगल फोटोग्राफ में 130 डिग्री तक रेटिना का स्टडी कर सकते हैं। और अगर उसको मोन्टाज कर दें, कई मल्टीपल फोटोग्राफ्स को एक साथ कर दें, तो 220 डिग्रीज तक का कवरेज आपको, 220 डिग्री तक का कवरेज आपको मिल जाता है, जो कि एंजियोग्राफी के लिए भी संभव नहीं था। तो ये एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है और मुझे खुशी है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास उपलब्ध है नॉर्थ इंडिया में भी। तो ये जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो हमारे पास एक पूरा चित्रण बन जाता है पेशेंट की आंख के बारे में, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी यदि है तो कितनी है, और नहीं है तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, और अगर है तो कितनी है, और अगर कितनी है तो क्या उसका इलाज करना अभी से शुरू करें, या सिर्फ पेशेंट को हम लोग वार्न कर दें, कॉशन कर दें तो भाई देखो ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, आप अपना डायबिटीज कृपया करके अच्छे से अच्छा कंट्रोल रखें। तो ये तीसरी बात पे मैं आता हूँ, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम बचा सकते हैं। तो इसमें बताना यह है कि हाँ, बचा आप इस तरह से सकते हैं कि आप अपनी तरफ से डायबिटीज का कंट्रोल बेहतर रखें, क्योंकि फाइनली सारी की सारी तकलीफ तो डायबिटीज के कारण है। तो यदि डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा होगा तो जाहिर बात है आपकी आंख के पर्दे की भी बचाव अच्छी तरह होगी। हालांकि ये सच है कि कई लोगों में अच्छे कंट्रोल के बावजूद रेटिनोपैथी बढ़ती है और कई लोगों में बहुत अच्छा कंट्रोल ना होने के बाद भी नहीं बढ़ती है, बट उसके और भी तमाम कारण हैं। तो उन कारणों को भी देखा जाता है, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल। गुर्दे का और डायबिटिक रेटिनोपैथी का बहुत क्लोज संबंध है। तो जैसे मैंने लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें मिलके एक और एक बढ़ती चली जाती हैं, जो एक दूसरे को मल्टीप्लायर इफेक्ट करती हैं। और विटामिन डी का लेवल, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये अनफॉर्चुनेटली अक्सर डायबिटोलॉजिस्ट उस चीज को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों का भी जरूरी है कि ध्यान रखा जाए। सो लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, विटामिन डी लेवल्स, ये सारी चीजों का हमारे को ध्यान रखना आवश्यक है। और इन चीजों के अच्छे नियंत्रण के साथ साथ डायबिटीज का भी नियंत्रण बेहतर रहेगा, तो फिर आपके चांसेस हैं कि अन्य कॉम्प्लिकेशन, नॉट सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे मैंने बताया कि ये खून की नसें पूरे शरीर में डैमेज होती हैं, तो ये आपके हार्ट को भी नुकसान करती हैं, ये आपकी नसों को भी नुकसान करती हैं, ये गुर्दे को भी नुकसान करती हैं, और साथ के साथ आंख को भी नुकसान करती हैं। और इन चीजों के तमाम चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सारी की सारी चीजें मिल करके हमको प्रोटेक्ट कर सकती हैं नुकसान से। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं, जैसे पायोग्लूटाजोन एक खास दवा होती है, उसको अगर चल रही है दवा और डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, सूजन आ रही है पर्दे पे, तो उसमें जरूरी है कि पायोग्लूटाजोन की थेरेपी को हम लोग कम करें या रोकें। ये अपने फिजिशियन से ही आपके बात करके काम हो सकता है। तो ये हुआ आपका इससे बचाव का तरीका। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, रेगुलर चेकअप। बिना उसके जाहिर बात है ना हमें मालूम पड़ेगा ना आपको मालूम पड़ेगा। इसके लिए वेट करना कि हमारे को रोशनी कम हो तब हम रेटिना के डॉक्टर के पास जाएं, प्लीज डोंट डू दैट। उसकी कृपया करके ऐसा ना करें। आप अपना 5 साल से ज्यादा डायबिटीज है, साल में एक बार पर्दे की जांच अवश्य कराएं, चाहे जहां पे भी आप रहते हो। मालूम कीजिए कि कौन सा डॉक्टर आपके यहाँ रेटिना का काम कर रहा है और उसके पास जाके कृपया करके जहाँ पे भी। तो आपने जैसे अभी पूछा कि ये जो अल्ट्रा वाइड एंगल ओसीटी है, इसका क्या मरीज को फायदा है। ये एक बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है और ये पहली बार नॉर्थ इंडिया में हम लोग इसको लाए हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो खून का बहाव है आंख के पर्दे में, ये उसको स्टडी करता है। और ये स्टडी जैसे कार्डियक एंजियोग्राफी भी आप कराते हैं तो एक डाई इंजेक्ट करनी पड़ती है, चाहे सीटी एंजियो कराइए चाहे कैथेटर से आप करिए, तो उसके अंदर आपको एक डाई इंजेक्ट करनी पड़ती है, तब उसकी स्टडी करी जाती है कि भाई खून का बहाव कैसा चल रहा है हार्ट में। आंख में अभी तक यही था कि डाई इंजेक्ट करिए और आपके पर्दे की फोटो खींचिए। डाई तमाम किस्म के नुकसान भी करती थी, पेशेंट्स को उससे तकलीफ भी काफी होती थी, कभी कभी तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता था। मगर अब
ये सबसे अच्छी चीजें हो गई कि इसमें बिना डाई इंजेक्ट करे, बिना कोई इंजेक्शन लगाए, बिना कोई फ्लैश करे, बिना आपके पर्दे की फोटो खींचे, सिर्फ स्कैनिंग से आपके पूरे के पूरे पर्दे की जांच हो जाती है। सिंगल शॉट में 130 डिग्री एंगल पर्दे का, यानी कि ये इतना बड़ा एरिया आप समझ लिए हो गया 130 डिग्री का, इसमें आपको रेटिना के बारे में पूरी नॉलेज मिल सकती है कि इसमें खून का बहाव कैसे चल रहा है। तो आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी में अक्सर सारी गड़बड़ी पेरिफेरी में होती है। तो पहले के जो ओसीटी एंजियोग्राम हैं उनकी अपेक्षा अल्ट्रा वाइड एंगल ओसीटी एंजियोग्राफी हम लोग सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम लोग ये पेरिफेरल रेटिना को स्टडी कर सकें, ताकि ये जो चीजें पुराने सिस्टम से मिस हो रही थी, इवन जो एंजियोग्राफी हुआ करती थी इंजेक्शन लगा करके भी, वो भी बहुत ज्यादा एंगल को कवर नहीं करती थी, वो 55 से 65 डिग्री को कवर करती थी। अब ये हम लोग 130 डिग्री को एक साथ कवर कर रहे हैं और इसे मोनेटाइज कर देते हैं तो 220 डिग्री तक को कवर कर देते हैं। ये अल्ट्रा वाइड एंगल ओसीटी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। कुछ क्षणों में, इन अ फ्यू सेकेंड्स, ये पूरी की पूरी जांच हो जाती है और इसके अंदर हमारे को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता और बस मशीन पे बैठिए और स्क्रीन को देखिए और क्षणों में पूरे पर्दे की जांच सामने आ जाती है। पूरे आँख के पर्दे की हमारे को 130 डिग्री तक सिंगल शॉट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पे कितना खून का बहाव हो रहा है। इसी के चलते हम लोग ये भी स्टडी कर रहे हैं कि अब आगे के युग में ओसीटी बेस्ड ये क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी का होना चाहिए, न कि पुराने युग वाला डायबिटिक रेटिनोपैथी क्लासिफिकेशन जो कि आंख में जो चेंजेस होते हैं उनको देख करके हुआ करता था, बिकॉज उसमें अक्सर बहुत केसेस में चेंजेस मिस हो जाते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन चीज है और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, उसकी कन्वीनियंस बहुत अच्छी है। कोई पेन नहीं है, कोई वेन नहीं ढूंढनी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, ये सारे के सारे एडवांटेजेस बहुत अहम मायने रखते हैं मरीज के लिए, जिसको हर 6 महीने पे या हर साल में एक एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए चीज बहुत ही अच्छी चीज है। अब हम लोग अगली बात पे आते हैं कि इसका फिर ठीक है, आपने डिटेक्ट कर लिया सबके लिए, इसका इलाज क्या है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का सबसे बेहतर इलाज आपके अपने हाथ में है कि आप अच्छा डायबिटीज का कंट्रोल रखें और जैसे मैंने बताया बाकी पैरामीटर्स जो हैं, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रोफाइल, विटामिन डी लेवल्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि इनका कंट्रोल अच्छा रहे। तो सबसे पहला अहम स्टेप आपके अपने हाथ में है और ये जो कंट्रोल है ये सिर्फ कृपया दवाइयों पर निर्भर होकर ना करें, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। अक्सर आप देखते हैं कि भीषण डायबिटिक है बट वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस पर डॉक्टर को दवा पे दवा बढ़ानी पड़ रही है। प्लीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, उससे शरीर में तमाम अननोन बेनिफिट्स भी होते हैं जिसके बारे में अभी तो साइंस को ज्ञान ही नहीं है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट कंट्रोल कीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज है, डाइट कंट्रोल उसके बाद है और तीसरे पे फिर दवाइयाँ आती हैं। तो दवाई शुड बी द लास्ट स्टेज, जब अति आवश्यक हो तभी करिए, उससे पहले के पहले चीजें ये जो हैं, चाहे योगा करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए, चाहे एरोबिक्स करिए, या आपकी अच्छा है आपकी सुविधा के अनुसार है और जो आप कर सकें, जिस चीज की आपको क्षमता है करने की, उस चीज को करें। बट दिस इज व्हाट हैज टू बी डन। अब अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक स्टेज के बियॉन्ड जा रही है जिसमें इन सब तमाम चीजों करने के बावजूद रेटिनोपैथी नहीं रुक रही है, इन सब चीजों को करने के बावजूद भी रेटिनोपैथी नहीं रुक रही है और प्रोलिफरेशन हो रहा है या आंख में खून आना शुरू हो गया या पर्दे पे सूजन आनी शुरू हो गई, ऐसे में फिर हम लोगों का रोल आता है। तो आंख के पर्दे की सूजन के लिए अक्सर हम लोग आंख में या तो शुरू में आई ड्रॉप ट्राई करते हैं, अगर आई ड्रॉप्स नहीं काम करती हैं तो फिर आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ये एक महंगा इलाज है, मल्टीपल इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर और हर एक 1.5 2 महीने के ऊपर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये इस स्टेज पर ना आए, इसके लिए बेटर ये रहेगा कि अच्छा कंट्रोल रखें। अगेन तो एक तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो पहला तो इंजेक्शन हुआ, उसके बाद अगर प्रोलिफरेशन हो रहा है, अब प्रोलिफरेशन में क्या है, नई खून की नसें बनती हैं और ये इमेच्योर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आसानी से फट जाती है और आंख के अंदर खून आ जाता है। तो मरीज अक्सर कहता है कि डॉक्टर साहब हमें सब कुछ दिख रहा था अभी कुछ पहले तक, बस एक छींक आई या कसके खांसी आई और यकायक हमारी रोशनी चली गई। वो यकायक नहीं हुआ है, वो उस स्टेज पे पहुंचने में कम से कम 10 साल लगे हैं, बट 10 साल तक किसी ने देखा नहीं
किसी को मालूम नहीं पड़ा, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। सो सडन ब्लीडिंग हो सकती है। इन ब्लड वेजल्स को क्लियर करने के लिए हमें लेजर की आवश्यकता पड़ती है। तो लेजर ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट, ये एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। कभी कभी खून इतना ज्यादा होता है साफ ही नहीं होता, हम लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं तब भी खून साफ नहीं हो पाता है। ऐसे में हम लेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि खून सामने पड़ा हुआ है। ऐसे में फिर विट्रेक्टमी सर्जरी करनी पड़ती है। अगेन विट्रेक्टमी सर्जरी जटिल ऑपरेशन है, इसमें अपने अपने रिस्क होते हैं और ये कोई आसान भी नहीं और ये कोई सस्ता ऑपरेशन भी नहीं है और ये बहुत ही कम सेंटर्स में उपलब्ध होता है। सो इसीलिए हम लोग अपने पेशेंट से कहते हैं कि भाई कोशिश ये करो कि इस स्टेज पे आने ही ना पाओ। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई मरीज को बताता ही नहीं है कि आप अपना इलाज, अपनी जांचें रेगुलर कराते रहिए, इसलिए बेचारे मरीज को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इसको हमें टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए था। रेटिनोपैथी के चलते मैं बता दूं, डायबिटिक फुट भी एक बीमारी है जो कि खून के नस के बहाव में कमी आने के कारण होता है। तो पैर की जांचें, पैर में बायोथिजियोमेट्री इसको कहते हैं, देखते हैं कि पैर के तलवों में सेंसेशन कैसी है और पैर में अलग कुछ किस्म की चीजें जैसे सूजन आना एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों की भी जांच होनी जरूरी है क्योंकि एम्पुटेशन का सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट्स के बाद डायबिटीज है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखिए कि वी शुड बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपके डायबिटोलॉजिस्ट को, ऑफ कोर्स अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के आप केयर में रहते हैं तो खुद ही ये सब चीजें बताते हैं, बट नहीं भी है तो आपके लिए ये जानकारी होना आवश्यक है। ये जांच रेगुलरली होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि आई ड्रॉप्स, इंजेक्शंस, लेजर ट्रीटमेंट और अगर ये सब के सब पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं या नाकामयाब हो रहे हैं तो फिर ऑपरेशन। ऑपरेशन याद रखिए हमेशा लास्ट विकल्प होना चाहिए, ये पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहली बार ब्लीडिंग हो गई और आपको तुरंत कह दिया गया कि ऑपरेशन कराओ। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। ऑपरेशन इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट एंड वी डू इट ओनली फॉर दोज पेशेंट्स जिनमें कि हमें लगता है कि अब आपको बिना ऑपरेशन के बचाना संभव नहीं रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनमें हमें लगता है कि भाई अब आपको बचाना संभव नहीं है, तभी इसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी आप लोग अपना कंट्रोल अच्छा रखें और भगवान ईश्वर की और ऊपर वाले की कृपा रह सकते ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।